हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड हम लोगों ने अभी तक दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ के रखी है, जिसमें पहली थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दूसरी थी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो सर फ्रीजिंग पॉइंट एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जैसे हम लोग वाटर को फ्रीज में आइस ट्रे के अंदर रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर, तो कुछ देर के बाद आइस बन जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप लोग क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम and both phases have same vapor pressure. The temperature at which liquid and solids are in equilibrium with each other and both phases have same vapor pressure, उसे आप लोग कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको साबित करके देनी है। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय डेल्टा TF एंड इसे डिफाइन करने की अगर बात करें तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स लेट के T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिया हमने? T0F एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि T0F इज ग्रेटर देन TF, क्योंकि ऐसा लिखा है, डिफरेंस है। इसका मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो T0F माइनस TF एंड ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा TF, राइट। ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बीच में हम लोगों को क्या रिलेशनशिप मिलती है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट करके रखा है आप लोगों के सामने। लेकिन क्या हमें ये पता है कि P01 इज ग्रेटर देन P1? जी हाँ, ये हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड यहाँ तीन अलग अलग कर्व मैंने ली है। ये जो कर्व्स है इन्हें हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व्स, दैट इज वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व्स for solid solvent
सॉलिड सॉल्वेंट कॉमा प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन, इन तीनों के लिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व हम लोगों ने प्लॉट करके रखी है। अब यहाँ पर देखो ए बी, इट इज द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। सी डी इज द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड ई एफ, इट इज द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर द सॉल्यूशन। नाउ हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ के रखा है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ जरा सोचिए, अगर हम लोग प्योर सॉल्वेंट के बारे में सोचते हैं तो एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। हाँ दिख रहा है, लेकिन जरा सोचो, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस एंड एट अ सर्टन पॉइंट, दैट पॉइंट इज बी। एट पॉइंट बी हमें ये दिखता है कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल। हाँ, तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? क्या ये किसी का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है और इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ T0F। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ये तो हमें इस डायग्राम से भी दिखता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन ये हमेशा नीचे होता है एज कंपेयर टू द कर्व फॉर द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ जरा सोचिए, एट पॉइंट ई इट इज ऑब्जर्व दैट कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल। हो रहा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल एट पॉइंट ई। तो एट पॉइंट ई जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर किसका हो जाएगा? दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? डेल्टा टी एफ। हो गया डिफरेंस, ये डेल्टा टी एफ। एंड एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, ये जो डिफरेंस है ये इन डिफरेंस के ऊपर भी तो डिपेंडेंट है। ये जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर लोअरिंग है। वेपर प्रेशर लोअरिंग, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में, उतना ज़्यादा क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा। मीन्स वी कैन से दैट कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में आप लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व करोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, अगर आप लोग प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, सपोज यहाँ पर आप लोगों ने रखा है प्योर सॉल्वेंट, तो ऐसे केस में यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, है यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। एंड जब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हम लोग ठंडा करेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे? काफ़ी कम हो जाएंगे, ये काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे तब ये काफ़ी क्लोज आएंगे एंड सॉलिडिफाई हो जाएंगे। उस टेम्परेचर पे हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। लेकिन जब आप लोग इसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व करोगे तो हो सकता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है, ये है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और ये है सोल्यूट के मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन फंस गए? सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो गया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्हें क्लोज लाने के लिए हमें इसे ज़्यादा टेम्परेचर तक क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉलिडिफाई हो सकता है। सो देयरफॉर यू कैन से दैट कि वेपर प्रेशर लोअरिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स हम लोग एक ऐसा इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी। एंड ये तो आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि P01 इंटू x2 होता है। ठीक है, यहाँ पर भले ही आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये मिले ना मिले, लेकिन आप लोगों ने डेल्टा टीबी की केस में एक ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ के रखा था। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये क्लियर हुआ, राइट?
अब चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन क्या है उसके तरफ। आपको एक ऐसा 2 मार्क का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। या फिर ऐसे कह सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टी एफ, that is freezing point depression, is directly proportional to molality of the solution, directly proportional to what? Molality of the solution, and delta TF is equal to हम लोग बना देंगे KF into M, where अगर आप लोग डेल्टा TF की बात करें तो आपको पता हो गया कि इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, M की बात करें तो ये क्या है? मोलालिटी। अब बचा क्या? KF। तो KF एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे एक और नाम दिया जा सकता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऐसा भी नाम होता है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। नाउ इफ अगर मैंने कंडीशन डाल दी कि m इज इक्वल टू 1, मोलालिटी क्या कर देता हूँ 1, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? KF। सो देयरफॉर हम लोग KF को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर KF क्या बन गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, कब? जब सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी? 1। मीन्स KF को अगर डिफाइन करना है दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the depression in the freezing point produced by the solution having concentration 1 मोलल, बराबर है। या फिर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? KF। नाउ यूनिट ऑफ KF के बारे में सोचिए तो यूनिट ऑफ KF क्या होगा? हमें ये पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M आ गया। सो देयरफॉर KF इज इक्वल टू क्या आ रहा है? डेल्टा TF अपॉन M। नाउ डेल्टा TF का यूनिट क्या है? केल्विन, और यू कैन से डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलालिटी का यूनिट हमने क्या पढ़ा था? तो इट इज मोल पर kg। सो देयरफॉर इसे अगर ठीक से देखें तो ये हो गया केल्विन किलोग्राम पर मोल, और अगर डिग्री सेल्सियस में कभी टेम्परेचर लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, ये हो गया यूनिट ऑफ द KF। हो गया। नाउ यहाँ पर भी एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, जैसा आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में पढ़ा था कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम मोलैरिटी नहीं लेते बल्कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहे हैं? मोलैलिटी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन कौन सा यूज़ अच्छा होता है? मोलालिटी होता है, इसलिए मोलालिटी यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन मिलता है? आपके पास एक डेरिवेशन आ सकता है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, राइट। या फिर इसके ऊपर के डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। Means we can say that कि for dilute solution delta TF is directly proportional to molality, and we can write delta TF is equal to KF into M. Suppose this is equation number 1. यहाँ पर देखिए डेल्टा TF क्या हो गया? तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सर। KF क्या हो गया? तो इट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड M क्या है? मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है। नाउ अगर हम लोग मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी की टर्म को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉल्यूशन बनाते हैं ऐसा। लेट W2 ग्राम ऑफ
solute of molar mass M2 is dissolved in W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए हम लोग कैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं, W1 ग्राम सॉल्वेंट लिया, उसमें W2 ग्राम सोलूट डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसका मोलर मास क्या है M2। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, तो ये क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, तो W2 अपॉन M2 हो गया। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को देखिए जरा, मास ऑफ सॉल्वेंट ये आप लोग कैसे लेते हैं, तो W1 ग्राम। ना W1 ग्राम की अगर बात करें तो W1 ग्राम लेना है तो इसे हम लोग ऐसे लेते हैं ना, 1000 ग्राम पर किलोग्राम लेते हैं, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया W1 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पर क्या आ गया किलोग्राम, 1000 ग्राम पर किलोग्राम होता है ये। ठीक है, मोलालिटी की डेफिनेशन को अप्लाई करिए। मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करके रखा है। सो मोलालिटी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी कि मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मोलालिटी की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, तो सब्स्टिट्यूट अगर करके देखें तो मोलालिटी m यहाँ पर लिख देते हैं, मोलालिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट क्या है आपके पास W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी W1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। देखिए W2 क्या था, ग्राम था। ठीक है, मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। नाउ जब इसे अरेंज करके देखें तो ये क्या मिलेगा, W2 ये चला जाएगा ऊपर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 और यूनिट क्या आ गया, मोल पर केजी आ गया, ये मोलालिटी हो गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मोलालिटी इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में सबमिट करके देखो, व्हाट विल यू गेट, you will get delta TF is equal to KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1 मिलेगा ऐसे, यहाँ पर रहेगा M2 into W1 ये वैल्यू मिलेगी। सो therefore you can calculate molar mass of solute M2, क्या हो जाएगा, M2 is equal to KF into W2 into 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। यहाँ से हम लोग सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करके रख सकते हैं। राइट, यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। क्यों, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास मीन्स यू कैन से दैट कि सर डेल्टा TF इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, एंड डेल्टा TF अगर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या डेल्टा TF कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप लोगों ने कैसे डिफाइन करके रखा है, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन which is depend only on the number of solute particles and not on the nature of solute particles। राइट, सॉल्यूशन में जितने सोलूट पार्टिकल्स हैं उसी के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से साबित होता है कि डेल्टा TF इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड जब ये वैल्यूज आपके पास है तो आप लोग नॉन वोलेटाइल सोलूट का मोलर मास भी फाइंड आउट करते हैं। नाउ गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके हमारे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। आप सब लोगों ने आइसक्रीम के बारे में सुना होगा, वो जो मटका कुल्फी वाले वगैरह आते हैं उनके बारे में सोचिए।
वो क्या करते हैं, जो कुल्फीज वगैरह होती है उसे आइस के अंदर रखते हैं, लेकिन उस आइस के अंदर क्या मिला देते हैं सर, सॉल्ट मिला देते हैं। हाँ, सॉल्ट मिला देते हैं, जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, पानी का गिर जाता है। दूसरी चीज़, जैसे कश्मीर साइड में वगैरह अगर हम देखें तो विंटर सीजन में हेवी स्नोफॉल होता है, एंड जब सड़क के ऊपर हेवी स्नोफॉल होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर देते हैं, उस आइस के ऊपर कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड छिड़क देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पानी का गिर जाता है एंड आइस धीरे धीरे मेल्ट होकर निकलने में हेल्प होता है। तो डी आइसिंग की प्रोसेस में हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का एप्लीकेशन बता सकते हैं। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। अब आपके पास फॉर्मूले क्या है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलालिटी, ठीक है, एंड देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मिला था के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m2 इंटू W1। यहाँ से m2 कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब उस क्वेश्चन को देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, 5% एक्वस सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, जिसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन। सर यहाँ पे तो दो सोल्यूशन है। हाँ, एक है केन शुगर का सोल्यूशन और दूसरा है ग्लूकोज का सोल्यूशन। अब ऐसे केस में तो गड़बड़ हो जाएगी, फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है। हाँ, एक ही सोल्यूशन के लिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ कॉमन है दोनों में, और वो है सॉल्वेंट। दोनों के दोनों सॉल्यूशन कैसे, एक्वस है, मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर, एंड के एफ जो होता है ये सॉल्वेंट के लिए होता है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन अलग अलग बना सकते हैं आप एक ही सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके, तब भी उसमें के एफ की वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अब चेक करते हैं दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। अगर हम लोग केन शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो केन शुगर सॉल्यूशन एक साइड में कर देता हूँ और एक साइड में कर देता हूँ मैं ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। इन केन शुगर सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, 5% एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो गया 100, उसमें केन शुगर सोल्यूट कितना है 5 ग्राम। सो देयरफॉर W2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 ग्राम। कितने पानी में रह जाएगा वो 95 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम है ना। 5% मतलब टोटल 100 में से 5 कौन है, केन शुगर। बचा हुआ कितना है 95 ग्राम, क्या है, वाटर हो गया। अब इसका मोलर मास दिया हुआ है M2 कितना है 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया TF कितना है 271 केल्विन आपके पास ये है, दैट इज T0F, ये है। कैसे, पानी है ना, तो 273 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सो आपके पास डेल्टा TF भी आ गया। व्हाट इज दिस, दैट इज T0F माइनस TF। सो 273 माइनस 271 दैट इज 2 केल्विन है डेल्टा TF। लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए आपके पास KF है क्या, नहीं है, KF नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए देख लीजिए क्या क्या गिवन है। सर W2 है हमारे पास, क्योंकि 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो W2 क्या हो गया 5 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसका मोलर मास अगर निकालते हैं तो ये आता है 180 ग्राम पर मोल। तो M2 भी है आपके पास 180 ग्राम पर मोल। आपके पास W1 भी तो है 95 ग्राम, राइट। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। डेल्टा TF है क्या, नहीं है। आपको तो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करके देना है, मीन्स व्हाट, TF कैलकुलेट करके देना है। लेकिन आपके पास T0F है, ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन, बट इसके लिए KF नहीं है, इतना डाटा है ना। यहाँ पर देखिए केन शुगर के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो केन शुगर के लिए फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000
डिवाइडेड बाय m2 इंटू W1। सो देयरफॉर kf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इसे निकालते तो एक दो तीनों टर्म न्यूमरेटर बन जाएगी, तो डेल्टा TF इंटू m2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म कहाँ पर आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो W2 इंटू 1000। चलो इसका आंसर निकाल कर देते हैं। तो KF कितना आता है, डेल्टा TF कितना आपके पास 2, ठीक है। यूनिट देखिए केल्विन है, हमें KF का यूनिट पता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल आता है। देन m2 कितना है, तो 342 है, इंटू W1 कितना है, तो 95 है, डिवाइडेड बाय W2 कितना है, तो 5 है, इंटू 1000। तो ये रिलेशन है 19 का। इसका अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो ये 12996 डिवाइडेड बाय 1000 आता है, तो ये हो जाएगा 12.996, जिसे हम कह सकते हैं 13 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। KF आपके पास आ गया। अगर आपके पास KF आ गया तो इसका भी तो KF वही होगा, दैट इज 13 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्यों? क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट कॉमन है। अब आपको इसका क्या निकाल के देना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप लोग डेल्टा TF है क्या आपके पास, नहीं है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m2 इंटू W1। तो पहले डेल्टा TF निकाल लीजिए, तो KF कितना है 13 है, W2 कितना है 5 है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m2 कितना है 180 है, ये 180 इंटू W1 कितना है 95। तो ये तो रिलेशन 19 का है। इसका अगर हम लोग आंसर देखें, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1300 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 19 कितना आएगा, 18 इंटू 19, तो ये होता है 342। एंड इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आंसर आप लोगों को मिलता है 3.80 केल्विन। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू मिलेगा 3.80 केल्विन। नाउ डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF होता है। सो देयरफॉर TF निकालना है, तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T0F माइनस डेल्टा TF, तो 273 माइनस 3.80 करके देखिए तो कितना आंसर आप लोगों को मिलता है। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आएगा 269.2 के आसपास केल्विन। आप लोग चेक करेंगे, टैली करेंगे इसे। 18 वाले का कहना क्या है देखिए, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया when dissolved in 98.5 gram of certain solvent decreases its freezing point by 0.211 Kelvin। देन आगे कहता है कि 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड when dissolved in 86 ग्राम ऑफ द सेम solvent decreases the freezing point by 0.34 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। सर यहाँ पर भी दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक कौन सा सॉल्यूशन है, अननोन सोल्यूट का है ना। तो ऐसे केस में आप लोगों ने पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा था कि दोनों का कॉमन क्या होता है, KF। अगर हम लोग यूरिया सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए क्या गिवन है, ये सोचिए, यूरिया सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ अननोन सोल्यूट, इसके लिए क्या गिवन है जरा सोचो। यूरिया सॉल्यूशन में क्या कहता है, यूरिया कितना ग्राम डिजोल्व है 1.02, मतलब आपके पास क्या प्रेजेंट है W2। कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व है ये दिया हुआ है W1 98.5 ग्राम में। मोलर मास ऑफ यूरिया गिवन है दैट इज 60 ग्राम पर मोल है। देन आगे कहता है डिप्रेसेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, डिप्रेसेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है 0.211 केल्विन। इसके लिए KF है क्या, बिल्कुल नहीं है, राइट। देन इसके लिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ अननोन सोल्यूट, इसके लिए क्या कहता है, कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है 1.609 ग्राम है,
कितने सॉल्वेंट में ये भी है, दैट इज इन 86 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.34 केल्विन। ठीक, इसका क्या निकाल के देना है, M2, लेकिन इसके लिए KF नहीं है और सॉल्वेंट सेम है। तो सॉल्वेंट अगर सेम है तो KF क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग KF निकाल सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज है। वी हैव फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो देयरफॉर KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000 होगा ये। तो डेल्टा TF कितना है, तो 0.211 केल्विन का है। ये लीजिए यूनिट के साथ रख दीजिए। M2 कितना है, 60 ग्राम पर मोल है, 60 ग्राम पर मोल। W1 कितना है, तो 98.5 ग्राम है। देन W2 कितना है, तो 1.02 ग्राम है, राइट। एंड 1000 क्या होता है, तो 1000 होता है ग्राम पर किलोग्राम होता है। तो अब इसमें KF निकाल रहे हैं, तो KF का यूनिट क्या आता है आपको पता है, ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो गया, ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया केल्विन। ये किलोग्राम जब ऊपर जाएगा, ये अभी डिनोमिनेटर में है, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल बन जाएगा, राइट। ना इसका आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो इसका आंसर आपको मिलता है 1.22। कितना मिलता है, 1.22। ये मैंने दे दिया, आप लोग चेक करके देखेंगे। अब KF मिल गया तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 1.22। ठीक, सो नाउ यूज फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो देयरफॉर क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, M2। तो M2 इज इक्वल टू क्या, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। सारी वैल्यूज है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। 1.22 इंटू W2 कितना है यहाँ पर, 1.609 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कितना है, तो 0.34 इंटू W1 कितना है, 86। सोचिए मोलर मास निकाल रहे हैं तो मोलर मास का यूनिट हमेशा क्या आएगा, ग्राम पर मोल। अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होता है 67.3। ये आप लोग चेक करके देखेंगे। तो आज हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और ये उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी ली है।